गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं अभिनव मिश्रा आज टीजीटी पीजीटी के लेक्चर सीरीज़ में रीतिकाल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो अभी तक हमने आदिकाल के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में वो सब हमने कवर करवाया। इसके बाद भक्तिकाल के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब कवर करवाया। आज हम लोग रीतिकाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रीतिकाल होता क्या है। देखिए हिंदी साहित्य, देखिए रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं। रीतिकाल का अन्य नामकरण क्या क्या है? इसी को अलंकृत काल भी कहते हैं, इसी को श्रृंगार काल भी कहते हैं, इसी को अलंकार काल भी कहते हैं, इसी को कला काल भी कहते हैं। ये कहते क्यों हैं और कब से कब तक माना जाता है? तो ये 1700 से 1900 विक्रम संवत माना जाता है। 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। अगर आपको इसको ईस्वी में पता करना है तो आप क्या करेंगे? ईस्वी में से 57 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? 57 आप माइनस कर देंगे तो आपको ईस्वी में मालूम पड़ जाएगा कि ईस्वी कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो ये नाम क्यों पड़े इनके? अलंकृत काल क्यों नाम पड़ा? श्रृंगार काल क्यों नाम पड़ा? इसके बारे में हम लोग थोड़ा तथ्य जानते हैं। देखिए जो रीतिकाल था, रीतिकाल की विशेषता ये थी कि इसमें लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ, श्रृंगार चित्रण हुआ। जो भी चित्रण होते थे वो श्रृंगार रूपी होते थे, इसीलिए इसको क्या कहा गया? श्रृंगार काल कहा गया। वीर और भक्ति काव्य का निर्माण हुआ इसमें, नीति काव्य बने इसी में, ब्रज भाषा का उत्कर्ष माना जाता है और अलंकारिता तथा काव्य रूप जो है इसी में सबसे ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए इसको अलंकार भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा अलंकृत हुआ तो इसीलिए अलंकृत काल भी कहते हैं और कला काल कहते हैं, क्योंकि उसका जो है ये स्वर्ण युग माना जाता है। किसका? श्रृंगार का। तो इसी वजह से इसका नाम, ये चारों नाम इसके पड़े। आगे देखते हैं हम लोग किसने इसका क्या नाम दिया। जो भी आपके कवि हुआ करते हैं वो सब अपने अकॉर्डिंग नाम देते हैं। जैसे आपको मैंने पहले याद करवाया था कि आदिकाल किसने नाम दिया, तो आपको याद होगा अभी तक आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया था। और मैंने याद दिलवाया था रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, तो आपको अच्छे से याद होगा वीर गाथा काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल। और वीर काल किसने दिया था? बताइए जल्दी से। तो वीर काल किसने दिया था? वीर किसके नाम में आता है? वी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ओके, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। अब हम लोग इसमें भी रीतिकाल में भी जो नामकरण हुआ है उसको याद करते हैं और उसको ट्रिक से याद करते हैं, कैसे याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिया है अलंकृत काल किसने कहा है। तो अलंकृत काल किसने कहा है? देखिए ये कहा है मिश्रबंधु। मिश्रबंधु कौन कौन थे? 3 भाई थे मिश्रबंधु, श्याम नारायण मिश्र और सुखदेव, और तीसरा नाम श्याम, सुखदेव और गणेश। आगे मिस लगा लीजिएगा। तो ये मिश्र बंधु 3 लोग थे। इन्होंने क्या नाम दिया है? देखिए इनके नाम में ही क्या क्या आ रहे हैं? श्याम। श्याम का मतलब जो श्याम कौन? हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो वो क्या थे? वो बहुत अलंकृत थे, बहुत सुंदर थे, ऐसे याद रखेंगे। सुखदेव नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत ही सुंदर है। और गणेश जी, उनकी भी
खूबसूरती का बखान नहीं किया जा सकता। तो इसको ऐसे ही रिलेट करके याद रखेंगे कि क्योंकि बहुत लोग तीन लोग आ गए, कौन, 3 भगवान आ गए हमारे, तो 3 भगवान से ज़्यादा अलंकृत हो जाएंगे, तो इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, अलंकृत काल नाम दे दिया। नेक्स्ट, श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किसने नाम दिया है, तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। किसने नाम दिया, पंडित विश्वनाथ। देखिए विश्व के नाथ अगर होंगे, वो किसके नाथ हैं, विश्व के नाथ हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको हम लोग को बहुत ज़्यादा सजाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा। तो विश्वनाथ से श्रृंगार, ऐसे याद रखेंगे। श्रृंगार काल किसने नाम दिया, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काल, रीति श्रृंगार। देखिए जब आप लोग कहीं भी रथ पर बैठकर जा रहे हैं, कहाँ पर, रथ पर बैठकर भाग रहे हैं, रथ पर बैठकर भाग रहे हैं, तो क्या रीति से भागेंगे, रीति से नहीं भागेंगे। रथ पर बैठकर भाग रहे हैं तो वहाँ पे रीति और श्रृंगार का ध्यान नहीं देंगे, इसीलिए इसको ऐसे ही कोरिलेट करके याद रखेंगे। तो रीति श्रृंगार काल किसने कहा है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र जी ने। और कला काल किसने कहा है, कला काल किसने कहा है, रमाशंकर शुक्ल जी ने, रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने क्या नाम दिया है, कला काल नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से रीति काल में जो भी कवि हुए हैं उनके बारे में। देखिए जो रीति काल है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं कौन, चिंतामणि जी। कौन माने जाते हैं, चिंतामणि जी प्रवर्तक माने जाते हैं। ओके, और माना किसने है, रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मैं आपको रीतिकाल के प्रैक्टिस सेट इसके बाद सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा हम लोग उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा और आपको थोड़ा बहुत पता रहेगा उसके बारे में, तो क्वेश्चन जो है ईजिली हो जाएंगे। उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको भी ट्रिक बाय ट्रिक मैं समझाऊँगा, ऐसा नहीं है उसमें ट्रिक नहीं दूंगा, उसमें ट्रिक और अच्छे से ट्रिक देकर समझाऊंगा जिससे कि क्वेश्चन देखते ही आपको याद हो जाए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ट्रिक ऐसा रहेगा कि ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। चलिए अब पहले याद करते हैं। तो रीतिकाल कब से कब तक माना जाता है, पता है आपको, 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत माना जाता है। तो देखिए रीतिकाल जो है 3 भागों में बटा। रीतिकाल कितने भागों में बटा, 3 भागों में बटा। कौन कौन सा, एक रीतिबद्ध, इसमें क्या हुआ, जितने भी काम होते थे ऐसे याद रखेंगे रीतिबद्ध तरीके से होते थे। जब एक रीतिबद्ध हुआ तो दूसरा उसके अपोजिट क्या होगा, रीति मुक्त। उसमें रीति की कोई बात ही नहीं होगी, रीति की कोई बात ही नहीं होगी, तो क्या हुआ, वो रीति मुक्त होगा। और तीसरा जो होगा वो रीति और सिद्ध, रीत सिद्ध। क्या नाम हुआ तीनों का, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीत मुक्त। और अब इसके जो जो कवि इसके अंतर्गत आए हैं उन सबको याद रखेंगे। देखिए जब आप कोई भी चीज़, कोई भी कार्य आप रीति के तरीके से करेंगे, रीति का मतलब आप लोग गांव में यूज करते हैं रीति रिवाज ना, यूज करते हैं रीति रिवाज। तो रीति रिवाज में हम लोग क्या देखते हैं कि एक पद्धति है, कि उसी पद्धति के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, एक सिस्टम है, एक तरीका है, एक परंपरा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रीति कहते हैं। ठीक है, आया समझ। तो इसमें कवि कैसे, जितने भी कवि होंगे उनका जो है जो ट्रिक होगा वो उसी रीति के तरीके से हम लोग देखेंगे। देखिए रीतिबद्ध में सबसे पहले आते हैं कौन, केशव दास। कौन आते हैं, केशव दास। अगर आपको कहीं भी रीति मतलब अपने परंपरा के हिसाब से जाना है
तो आपके केस क्या होने चाहिए? केस होने चाहिए आपके सर। क्या होने चाहिए सर में आपके? अच्छे से केस होने चाहिए। और केस में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको उससे क्या होगी? चिंता होगी। अगर आपके केस झड़ रहे हैं तो आपको क्या होती है? चिंता होती है। और चिंता होती है तो फिर आपकी जो मति है वो क्या होने लगती है? खराब होने लगती है। आपका दिमाग क्या होता है? खराब होने लगता है। जब मति खराब होने लगता है तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को। किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान क्या करिए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे मेरे बाल क्या हो जाएं? पद्माकर के जैसे हो जाएं। किसके जैसे हो जाएं? पद्म के जैसे हो जाएं। पद्म, या आप खुद ही इसको ऐसे याद रखें, आप खुद अपने पद से आकर, पद से आकर, देखिए उसमें दो चीज़ आ गया। एक तो पद्माकर आ गया, किसको हम बुला रहे हैं? अपने भगवान को बुला रहे हैं। आप पद से आकर, और से मतलब से सेनापति। तो जब भी आपको, अब फिर से रिवाइज करते हैं कैसे। जब आपके केस क्या होंगे? केस आपके झड़ रहे होंगे, क्योंकि आपको रहना कैसे है? रीतिबद्ध तरीके से रहना है। आपके सर में बाल होने चाहिए। तो जब आपको रीतिबद्ध तरीके से रहना है तो आपके सर में केस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केस होने चाहिए। तो केस से केशवदास। और जब आपके केस झड़ने लगे तो क्या होगी? आपको चिंता होगी। आपको क्या होगी? चिंता होगी। जब आपको चिंता होगी तो आपका मति क्या होगा? चिंता से चिंता मणि। चिंता से चिंता मणि, यही मेन क्या है? प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल या रीति काव्य परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? चिंतामणि जी। ओके। तो जब आपको चिंता होगी तो आपका मति क्या होगा? मति आपका दिमाग क्या होगा? खराब होगा। मति आपकी क्या होगी? खराब होगी। तो आप क्या करेंगे? अपने देव को बुलाएंगे कि हे ईश्वर, आप अपने पदों से आकर, कहाँ से आकर? अपने पदों से आकर। तो पदों से आकर पद्माकर, और से सेनापति। ऐसे ही इसको, पदों से आकर मेरे केस का कुछ करिए, क्योंकि मैं रीतिबद्ध तरीके से रहना चाहता हूँ। तो याद हो गया आपको? ये तो अब याद ही हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं रीति सिद्ध। रीति सिद्ध में क्या है? रीति सिद्ध में दो लोग सबसे फेमस हैं। कौन? बिहारी, उनका तो नाम ही नहीं बताना है, और रस निधि। देखिए, सिद्ध से रस निधि, रीति सिद्ध से रस निधि, ऐसे याद रखेंगे। देखिए, रीति सिद्ध से रस निधि। जब भी रीति सिद्ध की बात करेगा तो आपको क्या होगी? आप रसनिधि को याद करेंगे। और किसको याद करेंगे? बिहारी को। किसको याद करेंगे? बिहारी को, जो कि हरदम रीति सिद्ध में रहे हैं। और अब आते हैं रीति मुक्त में, जो कि रीति से क्या हैं? मुक्त हैं। रीति से मुक्त हैं। तो उसके लिए ट्रिक देखते हैं हम लोग, कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं आपके घनानंद जी। घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद हैं। ये क्या हैं? ये रीति से मुक्त हैं। अब इनके, जब ये रीति तरीके से या अच्छे तरीके से, जैसा सिस्टम चलना चाहिए या परंपरा के तरीके से नहीं करेंगे तो इनके ऊपर क्या होगा? इनके ऊपर घना मतलब कोहरा, घना कोहरा हो जाएगा। अगर ये रीति तरीके से नहीं आए होंगे तो घना बादल, जैसे कोहरा होता है, या घना बादल इनके ऊपर मंडराते रहेंगे, क्योंकि ये रीति मुक्त हैं, रीति के तरीके से नहीं चल रहे हैं। तो ऐसा आलम आएगा कि इनका जो है, इनके ऊपर क्या हो जाएंगे? घने बादल हो जाएंगे। फिर इनको क्या होगा? बोध होगा कि नहीं, मैंने गलत किया। जब बोध होगा तो किसको याद करेंगे? ठाकुर जी को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? ठाकुर जी को याद करेंगे। क्या कहेंगे? कि हे द्विज, क्या कहेंगे? हे द्विज देव, हे द्विज देव, आप हमें रीति सिद्ध में जाकर मिला दें।
ऐसे ही करके आप याद रखेंगे। ये याद कराने का तरीका है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है कि आप इसको जो है एकदम कंठस्थ कर लें। एक ट्रिक है, उसको आप याद रखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में ईजिली आपको याद आ सके कि हाँ पूछ लिया 4 ऑप्शन में कि कौन है, तो आप तुरंत याद रखेंगे कि हाँ रीति में क्या था, रीति बद्ध में क्या था, रीति सिद्ध में क्या था और रीति मुक्त। जब आप 2 याद रखेंगे, रीति बद्ध और रीति मुक्त, तो रीति सिद्ध जो बचे हुए होंगे वो सब किस में चले जाएंगे, रीति सिद्ध में चले जाएंगे। और मुख्यतः 2 ही लोग पूछे जाते हैं, एक बिहारी और एक रसनिधि। किसमें, रीति सिद्ध में 2 ही लोग पूछे जाते हैं। तो इनके नाम में ही देखिए, बिहारी, बिहारी का नाम आपको अच्छे से पता है कि वो श्रृंगार रस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन, बिहारी। और रस, रस तो रसनिधि में आ ही रहे हैं। कौन, रस, रसनिधि। चलिए फिर से एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। जब आप रीति मुक्त तरीके से हो रहेंगे, किस तरीके से रहेंगे आप, किसी रीति मुक्त मतलब, रीत का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम, ओके, या तरीका, या और क्या बोलते हैं, परंपरा या पद्धति। इसी के ये क्या है, पर्यायवाची हैं। तो अगर आप रीति के तरीके से नहीं हैं, मुक्त हैं रीति के तरीके से, तो आपके ऊपर क्या होगा, कैसे बादल न होंगे, घने बादल मंडराएंगे। कैसे बादल मंडराएंगे, घने बादल, ऐसा आलम आएगा आपके ऊपर, आलम का मतलब समय, ऐसा आलम आएगा कि घने बादल मंडराएंगे। तब आपको बोध होगा कि नहीं, मुझे ठाकुर जी से क्या करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो द्विज देव आएंगे। कौन आएंगे, द्विज देव, जो किसके हैं, रीति के देव हैं। किसके हैं, रीति के देव हैं। उनसे आप मिलेंगे और अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। ऐसे ही ट्रिक करके याद रखेंगे। तो कौन कौन से हो गए, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके। रीतिबद्ध में कौन कौन है, केस चिंतामति से देव पद्माकर, केस चिंतामति से देव पद्माकर। और रीति मुक्त में कौन है, घना आलम बोध ठाकुर द्विजदेव। अब कैसे, मान लीजिए आ गया ट्रिक, कैसे क्या था, अगर आपके केस झड़ने लगेंगे तो आपको क्या होगी, चिंता होगी, फिर आपका दिमाग खराब होगा, दिमाग मतलब मत खराब होगा। फिर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि हे देव, आप पैदल आकर, कहाँ आकर, पैदल क्या, अपने पदों से आकर, पदों से आकर मतलब पद्माकर, से मतलब सेनापति। तो ये हो गए किससे, रीति सिद्ध में। उसके बाद रीति मुक्ति की बात किया हमने। कौन, जब आप रीति मुक्त तरीके से नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर क्या होगा, आपके बाल घने नहीं होंगे। आपके बाल क्या नहीं होंगे, घने नहीं होंगे, या आपके ऊपर क्या होंगे, आपको ऐसा आलम आएगा कि आपके ऊपर घने बादल मंडराने लगेंगे। तब आपको बोध होगा कि नहीं, मैंने बहुत गलत किया। आप ठाकुर जी को, ठाकुर द्विजदेव जी को याद करना पड़ेगा। आपको किसको याद करना पड़ेगा, ठाकुर द्विजदेव जी को। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है। आप लोग को जैसी लगी हो बताइए कमेंट करके। अगर अच्छी लगी हो तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे विथ ट्रिक, और जो भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, टीजीटी पीजीटी के। वहाँ से हम लोग घटना चक्र से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें होंगी ऑथेंटिक होगी, आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोग जो है हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और प्रैक्टिस करके आप लोग देखिए कि हाँ कितने नंबर आपके आ रहे हैं, और आप एग्ज़ाम में बैठने के लिए तैयार हैं। एग्ज़ाम में अगर उस तरह एग्ज़ाम देने भी जा रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग केयर अपना करिए अच्छे से, बाहर मत निकलिए ज़्यादा, घर पर रहें और सेफ़ रहें। और जो है साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। जैसे ही थोड़ा कोरोना कम होता है, आप लोग के एग्ज़ाम डेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग आपको जुलाई में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है टीजीटी पीजीटी का, और अन्य जो भी शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम या फॉर्म डाले होंगे तो वो आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है। जैसे अभी डेट आया हुआ है डीएसएसबी पीजीटी का डेट आया हुआ है, जून में है, तो संभव नहीं है जून में हो पाना, वो भी जुलाई में ही जाके होगा। तो थैंक यू क्लास, जय हिंद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।
तब तक अपना केयर करिए, बाहर मत निकलिए। थैंक यू।